अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सॉरी। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। उसका आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। अब इस एडेप्टेशन को समझने से पहले जो आप लोग को चीज़ जो आप लोग को समझ आनी चाहिए वो है टाइप्स ऑफ सेल। वो है टाइप्स ऑफ सेल। अब हमारी बॉडी में जनरली जो अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लोकेट होते हैं, मौजूद होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है लेबाइल सेल, फिर आता है स्टेबल सेल, और लास्टली जो होता है वो होते हैं परमानेंट सेल। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी ये बातें आप लोगों को याद रखनी, क्योंकि हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि हाइपरट्रॉफी जो होते हैं लेबाइल सेल में ज़्यादा हो रही है या स्टेबल सेल में ज़्यादा हो रही है, परमानेंट सेल में ज़्यादा हो रही है। तो आपको समझ आनी चाहिए उसकी स्टोरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कि हम लोग जो कह रहे हैं कि ये इसमें ज़्यादा है, ये इसमें ज़्यादा है, ये इसमें ज़्यादा है। तो जो लेबाइल सेल है ना, उनकी माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। अब ये माइटोटिक एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है। ये जो होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं, रीजेनरेट हो रहे होते हैं, सो इनका जो लाइफ स्पैन होगा वो कम होगा। लाइफ स्पैन इनका शॉर्ट होगा, और ये जो है इजीली रीजेनरेट हो सकेंगे। इजीली ये जो है रीजेनरेशन की इनके पास कैपेसिटी है। इसके अलावा ये जो होता है सेंसिटिव टू इंजरी, यानी कि अगर इंजरी आ गई है इनको तो ये जो है ख़ुद को जो है माइटोटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है दोबारा रीजेनरेट कर लेता है। अब ये होते कहाँ कहाँ हैं? जिस तरह हम लोग के हेयर फॉलिकल्स हैं, अगर हम लोग हेयर को जो है कट भी कर लें तो वो दोबारा ग्रो बैक हो जाते हैं। तो वहाँ पे लेबाइल सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है इजीली रीजेनरेट कर रहे होते हैं। माइटोटिक एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्किन हो गई। स्किन जो है हमेशा अगर कहीं पे भी एब्सर्स बन गए हैं या कट लग गया है तो वो जो है विद इन 1 वीक और सम टाइम जो है ये रीजेनरेट हो जाती है। इसके अलावा जितने हम लोग के नेल्स के सेल्स हैं, अब नेल्स के सेल्स जो होते हैं वो भी अगर हम लोग कट कर लें तो वो विद इन 1 वीक और 2 वीक जो होते हैं वो ग्रो बैक हो जाते हैं। तो जो है ये यहाँ पे जो होते हैं लेबाइल सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो वहाँ जहाँ मौजूद हैं वो है बोन मैरो में। बोन मैरो में जो होते हैं सेल कंटिन्यूसली मैच्योर हो रहे होते हैं और हमारे ब्लड फ्लो में, लिम्फ फ्लो में आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊँ तो वो जो है वो इम्यूनिटी का सेल है, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। ये जो है कंटिन्यूसली मैच्योर हो रहे होते हैं बोन मैरो में, और जो है फिर स्प्लीन की तरफ, थाइमस की तरफ टी सेल्स एज अ बी सेल जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं और इम्यूनिटी हम लोग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो आप लोग MCQ जो इसमें आता है वो इस तरह आता है कि नेल्स के सेल्स जो हैं वो कौन से सेल्स हैं। सो आपने जहाँ जहाँ लोकेशन मैंने आपको अभी ओरली एक्सप्लेन की है, आपने उनको नहीं भूलना, आपने उनको याद रखना है कि लेबाइल सेल कहाँ कहाँ मौजूद हैं और वो क्यों इनको ये जो है दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा है। सेकेंडली जो होते हैं वो स्टेबल सेल हैं। अब इन नाम से ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये स्टेबल हैं, तो ये जो है स्टेबल रहते हैं। ये जो होते हैं इनकी माइटोटिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लेबाइल सेल। लेकिन अगर इन पे स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेस अगर इन पर आ गया तो स्ट्रेस के साथ जो है ये कैन डिवाइड, स्ट्रेस के साथ ये डिवाइड हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल लिवर का सेल है, लिवर को अगर हम लोग हाफ कट भी कर दें थ्रू सर्जरी या किसी और ट्रॉमा की वजह से, तो वो जो है कुछ टाइम बाद जो है वो खुद को रीजनरेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबल सेल्स हैं। वो स्टेबल सेल्स पे स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस आने के बाद जो है वो खुद को रीजनरेट कर देता है। इस तरह किडनी के भी सेल्स हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स हैं। अब इनके फीचर्स क्या हैं? इनकी माइटोटिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि इनकी माइटोटिक एक्टिविटी कम है, और ये जो है स्ट्रेस के साथ रीजनरेट हो सकते हैं।
इसके अलावा जो है इसका जो स्टिमुलाई होते हैं उनको अगर ग्रोथ फैक्टर का स्टिमुलाई मिल गया तो ये ख़ुद को रीजनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हार्मोन्स आ गए हैं जो तो इसकी वो जो है इसको रीजनरेट कर सकते हैं। लास्टली जो होते हैं वो परमानेंट सेल है। परमानेंट नाम से शो कर रहा है कि ये परमानेंट सेल है। ये ना खुद को डिवाइड कर सकते हैं ना खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, तो इनकी माइटोटिक एक्टिविटी इंतहाई कम है। अब इनकी माइटोटिक एक्टिविटी इंतहाई कम है। इनका जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग होगा। लेबाइल सेल की माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा थी जो, तो इनका लाइफ स्पेन जो होता है शॉर्ट है। अब इनका जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग है। इनका लॉन्ग है और ये जो है इंजरी के साथ एडेप्टेशन शो करते हैं। जो इंजरी हो रही है तो उसके साथ जो है ये उसके साथ अडेप्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये थी टाइप्स ऑफ सेल जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब परमानेंट सेल कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं? जो हम लोग के टीथ होते हैं, जो हम लोग के बेबी के टीथ होते हैं जो फॉल आउट हो जाते हैं, जिसको हम लोग जो परमानेंट नहीं होते वो होते हैं स्टेबल सेल। अब जब वो एक स्पेसिफिक एज में आकर वो गिर जाते हैं, वो फॉल आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो टीथ आते हैं वो हम लोग के परमानेंट टीथ होते हैं। एडल्ट के टीथ जो होंगे वो परमानेंट सेल्स के थ्रू होंगे, परमानेंट टीथ होते हैं। और जो बेबी के टीथ होते हैं वो स्टेबल सेल्स के थ्रू होते हैं। स्टेबल सेल्स स्टेबल होते हैं जो कि दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग एडेप्टेशंस की बात करते हैं। एडेप्टेशन, तो हमारी बॉडी में 4 किस्म की एडेप्टेशन होती है। जो फर्स्ट होती है, नंबर 1 है, वो है हाइपरट्रॉफी। ओके, सो इसके बाद जो है जो फर्स्ट होती है वो हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी यानी कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन सेल साइज़। एक होता है हाइपरप्लेजिया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी में जो है इंक्रीज़ इन साइज़ होता है। अब ये जो होता है ये एवरी सेल में होता है, एवरी सेल में। अब ये जो हाइपरट्रॉफी है लेबाइल सेल में भी हो रहा है, स्टेबल सेल में भी हो रहा है और परमानेंट सेल में भी हो रहा है। अब ये जो होता है हाइपरट्रॉफी दो तरह की होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि वो जो है हो रही है और नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, नॉर्मली हम लोग को इतना नुकसान नहीं दे रहा, वो बेनिफिशियल है। पैथोलॉजिकल यानी कि हम लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदेह है। तो अब फिजियोलॉजिकल कब कब हो रहा है? जब जो होता है मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल है, वो अगर जिम जाते हैं तो उनका जो है मसल्स का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो जो होता है वो हो रहा होता है हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा जो है ये होता है यूट्रस में। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ जो है यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, वो होता है फिजियोलॉजिकली थ्रू हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल में जो होता है इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो जो है जब किसी को भी कोई भी हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारे हार्ट को कोई एडेप्टेशन चाहिए ताकि जो है वो उस प्रेशर को जो है उस प्रेशर के अंडर जो है उसको ब्लड पम्प कर सके हमारी बॉडी में, पेरिफेरी में। सो हमारा हार्ट क्या करता है, वो जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी करवा देता है। हाइपरट्रॉफी होती है तो जिसकी वजह से हमारा जो हमारा जो हार्ट है वो इजीली जो है हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो हाइपरट्रॉफी है वो पैथोलॉजिकल है, वो हम लोग के लिए कुछ इस तरह बेनिफिशियल नहीं होती। इसके कोई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हार्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इस वजह से ये हम लोग के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फिजियोलॉजिकल कि मसल साइज़ इंक्रीज़ होना, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होना। ओके,
सबसे पहले जो होता है अडेप्टेशन होती है वो हाइपरट्रॉफी होती है। जो थर्ड सेकेंड टाइप ऑफ अडेप्टेशन होती है वो होती है हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपरप्लेजिया यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अब हाइपरट्रॉफी में जो है साइज उसका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो परमानेंट सेल में हमने बात की कि माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती है। सो ये जो होगी हाइपरप्लेजिया होगा सिर्फ लेबाइल सेल में और स्टेबल सेल में। तो ये होता है लेबाइल सेल में और स्टेबल सेल में। अब ये जो होता है हाइपरट्रॉफी भी दो तरह की होती है। सबसे पहले हो गया फिजियोलॉजिकल और सेकंड टाइप हो गया पैथोलॉजिकल। सबसे पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल का यानी कि वो बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। तो इसमें जो होता है एक होता है हार्मोनल, यानी कि कोई भी हार्मोन ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा है। अब ये कब कब ज़्यादा हो रहा है? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, स्पॉन्जी लाइनिंग और फंक्शनल लाइनिंग, वो जो होती है इनलार्ज हो जाती है, जो कि थ्रू आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो होता है या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो शट आउट हो जाती है। सो वो जो होती है फिजियोलॉजिकल जो है हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारे प्रेगनेंसी अगर किसी को है तो वो जो है ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट उनमें हो रही होती है। क्योंकि हार्मोन ज़्यादा होता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है हमारी बॉडी में। तो जो है उसके बाद जो है ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो रही होती है। ये जो एग्ज़ाम्पल है वो है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की। इसके बाद जो टाइप आ जाती है वो है कंपनसेटरी। अब कंपनसेटरी यानी कि कोई चीज़ कंपनसेट हो रही है। अब कंपनसेटरी क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को लेवर की एग्जांपल दी थी, लेवर रीजनरेशन, स्किन रीजनरेशन। सो वो कंपनसेट कर रहा है, वो रीजनरेट कर रहा है ताकि फंक्शन को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। तो वो भी एग्जांपल है हाइपरप्लेजिया की एज फिजियोलॉजिकल। जो पैथोलॉजिकल में आ जाता है, पैथोलॉजिकल में आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो है साइज इंक्रीज कर रहा है और हाइपरप्लेजिया हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो है एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया। अब ये क्या है? ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यूट्रस की वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसकी वजह से जो है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये जो होते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। इसके अलावा जो है थायराइड की हाइपरप्लेजिया, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ है तो वो भी थायराइड का साइज़ को ज़्यादा करता है थ्रू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सो ये भी थायराइड हाइपरप्लेजिया कॉज कर रहा होता है। ओके, जो लास्ट एग्जांपल इसमें आ जाती है वो एपिडर्मल क्रोनिक इरिटेशन ऑफ स्किन। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है अगर ह्यूमन पेपिलरी वायरस आया है, एचपीवी वायरस आया हुआ है, तो वो जो है हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। हाइपरप्लेजिया किस तरह होती है? स्किन वार्ड्स बन जाते हैं और इसके अलावा जो है जेनिटेलियर वार्ड बन जाते हैं।
ये बन जाता है। ये इस तरह होता है स्किन, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन पे हाइपरप्लेजिया हो जाता है और वो जो होते हैं उभर जाती है, उभरापन आ जाता है। सो ये जो है ये एग्जांपल है हाइपरप्लेजिया की एज अ पैथोलॉजिकल, क्योंकि ये जो है हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये पैथोलॉजिकल में हम लोग इसको काउंट डाउन कर रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है और ये जो है थायराइड की प्लेजर कर रहा है, यूट्रस की लाइनिंग को इंक्रीज़ कर रहा है या फिर स्किन की एम नॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये जो है हाइपरप्लेजिया में काउंट होता है। तो इसमें जो है माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हुआ है प्रोलाइफरेशन इसमें ज़्यादा है। अगर कोई MCQs आता है कि कौन सी एडेप्टेशन में प्रोलाइफरेशन ज़्यादा है, तो वो होगी हाइपोप्लेजिया। जो थर्ड टाइप आ जाती है वो आती है एट्रोफी की। अब एट्रोफी यानी कि श्रिंकिंग ऑफ सेल होता है, इसमें सेल श्रिंक होता है, श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अब एक इंडिविजुअल जो है इसकी जो नॉर्मल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो ये है कि जो है हमने देखा होगा अगर कोई इंडिविजुअल जिम ज्वाइन कर रहा है, वो जिम काफ़ी टाइम से जा रहा है, लेकिन अब जो है उसने जिम जाना छोड़ दिया ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो उसकी कुछ टाइम बाद उसके जो है मसल श्रिंक हो जाते हैं। अब मसल का साइज़ उतना नहीं रहता वो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में वो जिम जा रहा था उस टाइम पीरियड में उसका जो मसल्स का साइज़ होता है वो कम होता है, तो ये जो होता है उसको में एट्रोफी हो जाती है। अब एट्रोफी जो होती है एक होती है अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं मसल को तो होगी। इसके अलावा जो है कोई न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से होगी, या फिर ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है मसल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो जो है उसकी एट्रोफी होगी। अब एट्रोफी भी इन तीनों सेल में होती है, लेबाइल सेल में भी हो सकती है, स्टेबल सेल में भी हो सकती है और परमानेंट सेल में भी हो सकती है। जो हाइपरट्रॉफी थी वो भी सारों में हो रही थी, एट्रोफी जो है वो भी सारों सेल में हो रही है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? ये होता इसलिए है क्योंकि प्रोटीन की डीजेनरेशन जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू लाइसोसोमल एक्टिविटी। अब लाइसोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से मसल का साइज डिक्रीज होता है, सेल की श्रिंकिंग होती है। अब एट्रोफी भी दो तरह में आती है, सेम फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में जो है एज के साथ जो है वो एट्रोफी हो रही होती है, तो वो भी हम लोग फिजियोलॉजिकल में काउंट कर रहे होते हैं। अब एज के साथ जो एट्रोफी हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनाइल एट्रोफी। ओके, इसके बाद इसके अलावा जो है थाइमस ग्लैंड की जो होती है वो भी एट्रोफी हो रही होती है आफ्टर प्यूबर्टी। यूट्रस की जो है एट्रोफी हो रही होती है आफ्टर मीनोपॉज की उसकी। इसके अलावा ब्रेन की एट्रोफी हो रही होती है इन ओल्ड एज। अब ब्रेन की एट्रोफी हम लोग किस तरह करते हैं, हम लोग वेंट्रिकल्स का साइज़ को चेक करते हैं। अगर वेंट्रिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो जो है ब्रेन की एट्रोफी हो रही है। इसके अलावा जो है अम्ब्रेलिकल कॉर्ड की सेटिंग भी वो फिजियोलॉजिकल में आ जाती है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में आते हैं। जो पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल में अगर कोई भी इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर रहा या डिस यूज़ कर रहा है तो उसके बाद जो है मसल की एट्रोफी हो रही होती है। इसके अलावा जो है डीनर्वेटिव एट्रोफी होती है। डीनर्वेटिव एट्रोफी यानी कि जो है मसल्स को नर्व की सप्लाई नहीं है, अब मसल को स्टेमुलाई नहीं आ रहा, तो स्टेमुलाई नहीं आ रहा यानी कि यूज़ नहीं हो रहा तो उसके बाद जो है हम एट्रोफी होगी। ये जो होता है यूजुअली पोलियो में बहुत होता है। पोलियो में जो होती है नर्व्स मसल्स को इतना सप्लाई नहीं हो रहे तो मसल वीकनेस हो रही होती है, डीनर्वेटिव हो रही होती है। इसके अलावा अगर इस्कीमिया किसी को हुआ हुआ है तो ब्लड फ्लो को कम कर दिया गया।
अब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं तो मसल्स अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर, उसके पास इतना सोर्सेज ही नहीं है कि वो एटीपी जनरेट कर पाए, तो जो है मसल की एट्रोफी होगी। इसके अलावा जो होती है हार्मोनल भी एट्रोफी होती है। अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, उसको स्टिमुलाई नहीं मिल रहा, तो जो है एट्रोफी होगी। जिस तरह जो है आफ्टर मीनोपॉज जो है यूट्रस की जो है होती है, उसको तो हमने पैथोलॉजिकल में काउंट किया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था। लेकिन अगर जो है एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो जो है यूट्रस की लाइनिंग जो यूट्रस की डिजेनरेटिव होती है, तो उसको हम लोग पैथोलॉजिकल करेंगे, क्योंकि हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो गई, या फिर हम लोग जो है थायराइड की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई है, तो वो जो है थायराइड हाइपरट्रॉफी करवाएगा, एट्रोफी करवाएगा, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, थायराइड की एट्रोफी करवाएगा। अगर एड्रीनोकॉर्टिक और स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया, तो एड्रीनोकॉर्टिक्स की एट्रोफी करवाएगा। सो अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वो जो है उसकी एट्रोफी होगी हार्मोनल। ओके, इसके अलावा जो है अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, तो भी सप्लाई कम होगी। जिस तरह जो है कैंसर के अगर पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट में जो होते हैं वेस्टिंग सिंड्रोम होता है, उनमें वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा होता है। तो वो वेट लॉस क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा होता है, तो वो भी एट्रोफी, मसल एट्रोफी की ही एग्जांपल है। अक्सर जब हम लोग जो है किसी से भी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हम लोग जो है पूछते हैं कि आपको वेट लॉस तो नहीं हो रहा। अगर वेट लॉस उसको हो रहा है, वो कहता है, तो हम लोग जो है ये एक रेड साइन है कि उसको कैंसर हो सकता है। क्योंकि अगर एबनॉर्मली वेट लॉस हो रहा है, तो मसल में एट्रोफी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन मसल को कम हो रहा है, और ये जो होते हैं कॉज है पैथोलॉजिकल एट्रोफी का, और कैंसर में होता है। इसके अलावा प्रेशर एट्रोफी हो रहा है, यानी कि एक मसल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो कम हो गया है, उसके न्यूट्रिएंट कम हो गए हैं, और एट्रोफी उसकी हो रही है। सो ये सारी एग्जांपल है पैथोलॉजिकल एट्रोफी की। सो अगर मैं जनरली बताऊं, तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी में फंक्शन कम हो जाता है, एक मसल का या किसी भी ऑर्गन का फंक्शन को कम कर दिया जाता है। ओके, अब एक पेशेंट आया है, उसके जो है एड्रीनोकॉर्टेक्स की एट्रोफी हो रही है, वहाँ पे हार्मोन की कंसंट्रेशन कम है, तो हमने जो है डायरेक्टली जो है उसके हार्मोन की कंसंट्रेशन उसको ज़्यादा नहीं कर देने। अगर हम लोग एकदम से लोड डालेंगे, तो उस ऑर्गन पे प्रेशर आए, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आने की वजह से वो और उसको जो है उसको डैमेज कॉज होगा, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, उसको डैमेज मिलेगा, जिसकी वजह से जो है हम लोग कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं जिसमें एट्रोफी हो रही है, तो हमने उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ करना है, उसका ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना है, और उसका सेल का साइज़ का इंक्रीज़ करना है, हमने सडनली इंक्रीज़ नहीं करना। ओके, ये सारी बात हो गई एट्रोफी की। इसके बाद जो फोर्थ टाइप आ जाता है, वो आता है मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया जो है कहते हैं कि चेंज इन द टाइप एंड शेप ऑफ सेल, चेंज इन टाइप एंड शेप ऑफ मैच्योर सेल। अब जो है इसमें ये बात जो है याद रखनी है कि ये टाइप और शेप तो चेंज होगी, लेकिन मैच्योर सेल की चेंज होगी, क्योंकि इनमेच्योर सेल की चेंज नहीं होगी, कोई मैच्योर जो सेल्स होते हैं उनमें चेंज होगी। अब जो है सबसे पहले जो है इसको समझने के लिए जो है हमें ये होती है एपिथेलियम में। ओके, सो एपिथेलियम का मैं आपको जनरल रिव्यू दे देती हूँ, हमने पिछले चैप्टर 1 में भी हमने ये बात की थी, मैं वंस अगेन आपको रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करें, तो वो होते हैं 4 तरह के। नंबर 1 सिंपल कॉलुमिनर होते हैं, नंबर 2 स्यूडो कॉलुमिनर सेल्स होते हैं, नंबर 3 स्क्वेमस सेल्स होते हैं,
और नंबर 4 होते हैं ट्रांजिशनल। कॉलमनर सेल वहाँ होंगे जहाँ पे हम लोग को एब्जॉर्प्शन चाहिए, जिस तरह जीआईटी हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जहाँ पे हम लोग को एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन चाहिए तो वहाँ पे कॉलमनर होंगे। स्यूडो कॉलमनर जहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन होती है, जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तो वहाँ पे जो है सिंपल स्यूडो कॉलमनर सेल्स होंगे। स्क्वेमस कॉलमनर सेल्स वहाँ होंगे जहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पे स्क्वेमस कॉलमनर सेल होंगे। ट्रांजिशन जहाँ पे हम लोग को स्ट्रेच चाहिए तो वहाँ पे ये ट्रांजिशनल कॉलमनर सेल्स होंगे। जैसे हम लोग का वो गया यूरिन ब्लैडर हो गया, वहाँ पे हम लोग को स्ट्रेच चाहिए तो जो है यूरिन को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पे होंगे ट्रांजिशनल कॉलमनर सेल। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब ये जो होते हैं स्ट्रेस के साथ होता है। अब इसमें होती है स्ट्रेस एडेप्टेशन। अब स्ट्रेस एडेप्टेशन इसमें किस तरह हो रही है कि कोई भी स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस के साथ जो है वो वहाँ के मसल जो है वो अडेप्ट हो रहे हैं, वो अपना स्ट्रक्चर शेप टाइप चेंज कर रहे हैं ताकि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है स्मोकिंग, कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा है, सो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं। सीलिएटेड कॉलमनर सेल जो होते हैं वो उस स्ट्रेस को अडेप्ट, उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर सकते, तो वो जो है वहाँ के सेल्स अपना जो टाइप और शेप है सेल चेंज करते हैं, सीलिएटेड टू चेंज कर लेते हैं स्क्वेमस में। अब स्क्वेमस क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो जो है वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब ये तो हो रहा है स्ट्रेस की चेंजेस में, लेकिन ये पैथोलॉजिकल में हम इसको काउंट करते हैं, हम इसको फिजियोलॉजिकल में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अगर वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन हम लोग को चाहिए, स्यूडोसिलिए म्यूकस की प्रोडक्शन हम लोग को चाहिए, म्यूकस की फ्लो हम लोग को चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ ही नहीं है तो वो जो है म्यूकस की प्रोडक्शन हो गया। अक्सर नोट किया होगा आपने, सुना होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं उनको जो है कफिंग, उनको ड्राई कफ होती है, तो वो ड्राई कफ इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की को फ्लो नहीं करे जा रहे, तो जिसकी वजह से उनको कॉफिंग होती है, लंग डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। इसके अलावा होता है बैरेट एसोफेगस। अब बैरेट एसोफेगस क्या है कि जो है किसी को गर्ट के सिम्टम्स हैं। अब गर्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स है, तो इसमें जो होता है जो हमारा स्टमक होता है उससे उसमें एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एसिडिटी जो है हमारे एसोफेगस की तरफ आती है। अब अगर ये किसी को बहुत ज़्यादा है तो जो हमारा एसोफेगस है वो इतना स्टमक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो ख़ुद को चेंज कर देता है प्रोटेक्शन वाले मोड में। प्रोटेक्शन वाले मोड से चेंज करता है ख़ुद को कॉलमनर वाले मोड में, ताकि वो जो उसको जितनी भी वो वहाँ पे एसिड आ रहे हैं, वहाँ पे गर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सके और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये भी पैथोलॉजिकल है और मेटाप्लेजिया में काउंट होती है। इसके अलावा अगर किसी का विटामिन ए की कंसंट्रेशन उसके डिफिशिएंसी है उसमें, तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ख़ुद को रिप्लेस कर लेता है प्रोटेक्शन वाले उसमें एपिथेलियम में, ताकि जो है ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये जो होती है एडेप्टेशन, स्ट्रेस एडेप्टेशन होती है, ताकि जो है खुद में ऐसी चेंजेस लाते हैं वो के एपिथेलियम में, ताकि जो है ख़ुद को या प्रोटेक्ट कर सके या फिर एब्जॉर्प्शन कर सके। इसकी लास्टली जो एग्जांपल है वो है यूरिनरी ब्लैडर का। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, लेकिन अगर जो है कोई भी इरिटेशन है वहाँ पे, तो वो जो है वो ख़ुद को जो है स्क्वेमस में कन्वर्ट कर लेता है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो है जितना भी उसको नुकसान मिल रहा है उससे वो ख़ुद को उसको कम कर सके, उस नुकसान को ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये जो होते हैं बेनिफिशियल नहीं होते। मैं वंस अगेन ये बात रिपीट करूँगी क्योंकि जो है अगर एक
एक बंदा है वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल है, इसका काम है लिखना, लेकिन अगर ये रबड़ का काम करना शुरू कर दे, इसका काम है लिखना, और अगर ये रबड़ का काम करना शुरू कर दे तो ये जो है ऊपर मैसी क्रिएट कर रहा है। अब तो जो है इस तरह हमारी जो बॉडी होती है वो अडेप्टेशन तो करती है, लेकिन वो अडेप्टेशन इतनी बेनिफिशियल नहीं होती ना। इसके बाद जो है जो लास्ट जो टाइप है वो है डिस्प्लेजिया। जो लास्ट जो टाइप है वो है डिस्प्लेजिया। अब जितने भी अगर मेटाप्लेजिया जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मेटाप्लेजिया बहुत उसकी वो एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो जो होता है डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाए। अब डिस्प्लेजिया क्या होता है, ये उसको कहते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर प्रोलिफरेशन होती है, यानी कि ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे, डिसऑर्डर डिवीजन हो रही होती है। और ये अगर ये भी एक्सीड हो जाए तो ये फिर आगे चला जाता है कैंसर की तरफ। ओके, सो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो पोलियोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि जो है जो सेल होते हैं उसका साइज शेप चेंज होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है। इसके अलावा इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हुई होती है, और न्यूक्लियर रेशो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। ये भी वही बात है कि न्यूक्लियर इनलार्जमेंट होता है तो साइटोप्लाज्म का साइज़ वो कम हो जाता है, तो न्यूक्लियर रेशो जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा नॉर्मली जो होता है 1:6 होता है, लेकिन जो है ये क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो ये रेशो चला जाता है 1:1 की तरफ। और ये जो होता है कैंसर के प्री डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अगर कोई भी स्क्रीनिंग करवाता है कोई इंडिविजुअल, तो अगर उसमें ये वाले सिम्टम्स शो होते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो प्री डायग्नोस कर देते हैं कि इसको इस एरिया का कैंसर के सिम्टम्स हैं, और अगर उस टाइम उसको ट्रीट किया जाए तो वो जो होता है आगे जो एक्चुअल स्टेज है कैंसर की उसमें जाने से प्रिवेंट कर देते हैं और लाइफ सेविंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को सर्विकल का है ना, सर्विकल में हुआ हुआ, तो सर्विकल में एक होता है हेड नेक का सर्विकल होता है, ये जो होता है सर्विक्स है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। और इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए पैप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और ये जो होता है अगर किसी को HPV वायरस हो इंटर हुआ है बॉडी में तो वो जो है करवाता है सर्विक्स में। इसके अलावा जो है ब्रोंकियल होता है। अगर कोई भी स्मोकर है वो जो है उसमें मेटास्टेसिस हो रहे हैं, और मेटास्टेसिस पे डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो गया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया है, तो वो जो है डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आज की एडेप्टेशन का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की समझ आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।